Hello everyone, this is Jagjit Singh from PA Legal Classes. गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक नया सब्जेक्ट है दैट इज BNS। BNS मीन्स IPC। ठीक है। इससे पहले क्या था? IPC था और अब क्या बन गया है? BNS। आज हमने करना है ऑफेंस अफेक्टेड द ह्यूमन बॉडी। मीन्स कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिहड़ी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है। और अगर हम IPC की बात करें तो IPC में ये चैप्टर नंबर 16 था। ठीक है, IPC में 16 था तो जो एक था इसे हटा दिया गया, मीन्स 6 रह गया और ये बन गया BNS में चैप्टर 6 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। मीन्स कि ह्यूमन बॉडी है और जो लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जैसे अब मान लीजिए ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मर्डर है, किसी की हत्या कर देनी, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड, ये बिल्कुल थिन सा डिफरेंस है मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड में। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो और कौन से ऑफेंसेस है जो इसमें आ सकते हैं। नेग्लिजेंस, ठीक है, नेग्लिजेंस आ जाएगा, सुसाइड आ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ ऑफेंसेस है जो लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल है डिफाइन करना वो है मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। और इन दोनों में बिल्कुल थिन, जो इतनी ब्रीक लाइन नहीं होती, थिन, बस वही डिफरेंस है। और इसे समझने में कम से कम हमें 2 तो 3 लेक्चर लगेंगे। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस करना है वो हम स्टार्ट करेंगे मैलिस के ऊपर। कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग ऑफ डेथ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, इसे बोलते हैं मैलिस। इसे बोलते हैं मैलिस। 102 से आज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 104। आज की हमारे डिस्कशन के जो 2 सेक्शन रहेंगे, क्योंकि इसमें जो मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेक्शन हम लास्ट में बिल्कुल कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके एग्जामिनेशन भी है, आपने पेपर भी देना है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा उसे समझने में। इसलिए ये लेक्चर हम लास्ट में कवर करेंगे, ये दोनों सेक्शंस, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 102 से, मीन्स की मैली से। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज ये पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे को पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन स्टिल फिर भी लेक्चर स्टार्ट करना है तो हमारा एक बेस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए लॉ 2 टाइप्स के होते हैं। जो लॉज है ये कौन से होते हैं? एक तो सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। नॉर्मली लॉ 2 टाइप्स के माने जाते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं? जो हमें राइट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे लॉज जो हमें राइट्स देते हैं, ऐसे लॉज जो हमें लाइबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो लाइबिलिटीज के साथ साथ ये क्या करते हैं? पिनलाइज। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं? पिनलाइज मीन्स की पनिशमेंट देना, पिनलाइज करते हैं। तो इसमें कौन सा एक्ट आएगा? हमारा BNS। तो BNS कौन सा एक्ट है? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या करते हैं? राइट्स एंड लाइबिलिटीज, और राइट एंड लाइबिलिटीज क्या है वो आगे पिनलाइज करते हैं, जैसे BNS है। और प्रोसीजरल लॉ का क्या काम है? प्रोसीजरल लॉ का काम है हाउ टू इन्फोर्स सब्सटेंटिव लॉ। हाउ टू इन्फोर्स सब्सटेंटिव लॉ मीन्स कि जो सब्सटेंटिव लॉ है उसे इन्फोर्स कैसे करना है। अब हमने ये तो बता दिया कि जो BNS है वो पिनलाइज है, मीन्स कि सजा प्रोवाइड करता है, पनिशमेंट देता है।
राइट्स एंड लाइबिलिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन क्वेश्चन अब ये है हाउ टू इन्फोर्स। तो उसके लिए हमारे पास होंगे प्रोसीजरल लॉ, और प्रोसीजरल लॉ कौन से है? BNS डबल एस मीन्स की CRPC, BNS डबल एस CPC। CPC भी क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। मीन्स टू से जो BNS डबल एस है ये क्रिमिनल साइड है, जो CPC है ये सिविल साइड है। ठीक है ही। मेरे को पता है कि आप कॉलेज लाइफ में हो अभी आपको एक कन्फ्यूजन जरूर आ रही होगी कि भाई ये BNS एंड BNS डबल एस में डिफरेंस क्या है, मीन्स कि IPC में एंड CRPC में डिफरेंस क्या है। यही डिफरेंस है, क्योंकि जब हम भी कॉलेज में थे तो हमें भी लगता था कि यार BNS भी वही है, सेक्शन तो वहां पर भी दिए हैं, कोर्ट में ये भी बोलते हैं कि जे सेक्शन लगा जे सेक्शन लगा। जब हम बात करते हैं BNS डबल एस की तब भी यही बोला जाता है कि यार जे सेक्शन लगा जे सेक्शन लगा। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें यही डिफरेंस है कि जो BNS होगा वो हमें पिनलाइज करेगा, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, और BNS डबल एस क्या है? प्रोसीजरल लॉ, हाउ टू इन्फोर्स सब्सटेंटिव लॉ। मीन्स कि जब भी BNS लग जाएगा या इसके अलावा और भी जितने पिनलाइज लॉज हैं तो उनका अपना सेपरेट जो प्रोसीजरल लॉ होगा। लेकिन BNS का प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? BNS डबल एस मीन्स की CRPC क्रिमिनल में, सिविल में कौन सा है? CPC। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके ऊपर अगर चार्ज लगता है 103 का, जो पहले 302 थी, आजकल तो वो पंजाब में तो बेसिकली है भी बहुत मशहूर है ना, 302 लग गई, पंजाबी गानों में तो वैसे ही बहुत मशहूर है, 2 का पर्चा हो गया, 26 का पर्चा हो गया। तो वो कौन से हैं? वो कौन सी FIR होती हैं? BNS की, IPC की। और जब वो FIR हो जाती हैं तो उसे इन्फोर्स कैसे करना है ये BNS बताएगा CRPC में। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन। उसके बाद एक पॉइंट और है, उसके बाद फिर हम अपना जो लेक्चर है, जो सेक्शन की लैंग्वेज है, वो हम स्टार्ट कर देंगे। अब जब भी क्राइम होता है, क्राइम क्या है? ठीक है, ज़्यादा तो चलो हम डीपली नहीं जाएंगे, सिंपल बोलते हैं। जब भी क्राइम होता है तो 2 चीज़ें जरूर चाहिए। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, एक्टजरिया। ठीक है, एक्टजरिया, मेंजरिया। एक्टजरिया क्या है? ओवरटेक्ट। एक्टजरिया क्या है? ओवरटेक्ट। ओवरटेक्ट क्या होता है? जो आपने एक्ट किया, जो आपने एक्ट किया। और मेंजरिया क्या है? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मीन्स कि बेसिकली बात करें ना, ये तो गोरों की देन है। ये जो लॉ है ना, हमारे पास IPC किन्होंने दी थी? गोरों ने। तो उनका मानना था कि जब भी क्राइम शुरू होता है, जहां से शुरू होता है, पहले जहां से मान लीजिए कोई पर्सन कॉन्स्पिरेसी करता है तो सबसे पहले वो यहां पर करेगा, मेंजरिया, गिल्टी माइंड। उसके बाद उसके ये हाथ एक्ट काम करेंगे, जे पहले जे था, उसके बाद जे करेंगे। जैसे वो जलंधर एक चोरी नहीं हुई थी, आपने सुना होगा, भार्गो कैंप में। तो इतनी आसानी के साथ सीधे डायरेक्ट तो वो शॉप में बढ़ नहीं गए, जो स्नैचर थे या जिन्होंने डकैती की है। बात क्या है कि उन्होंने पहले प्लानिंग की होगी। उस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? मेंजरिया, जहां पर गिल्टी माइंड। ठीक है जी। तो जब भी BNS में हमने लाइबल करना है, उसकी 2 चीजें होनी जरूरी है। एक तो एक्टजरिया, एक्टजरिया के ओवरटेक्ट, बाहरला एक्ट, इन हाथों ने जो किया। और मेंजरिया क्या है? अंदरली बात, गिल्टी माइंड। जब ये दोनों चीजें प्रूव होगी तभी सजा मिलेगी, पिनलाइज किया जाएगा, अदरवाइज पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है जी।
तो ये बेसिक्स था, एक टॉपिक था जो हमने स्टार्ट करने से पहले मेरे को लगा समझाना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, इसे जरूर ध्यान में रखना। एक है एक्टजरिया, एक है मेंजरिया। उसके बाद चलता है दो, इसमें थ्योरीज होती हैं। एक होती है फॉल्ट बेस्ड, एक होती है फॉल्ट बेस्ड थ्योरी, एक होती है स्ट्रिक्ट। अब हमने अभी किया कि तब तक क्राइम नहीं माना जाएगा जब तक दोनों ये पॉइंट्स नहीं होंगे, एक्टजरिया प्लस मेंजरिया। तो मीन्स जो फॉल्ट बेस्ड थ्योरी है इसमें तो दोनों चाहिए, एक्टजरिया प्लस मेंजरिया। लेकिन जो स्ट्रिक्ट बेस्ड लाइबिलिटी है या थ्योरी है, इसमें ओनली एक्टजरिया चाहिए, सॉरी इसमें ओनली एक्टजरिया चाहिए, नॉट मेंजरिया। मीन्स टू से कि अगर जहां पर कुछ नहीं भी सोचा आपने एक्ट कर दिया तब भी लाइबल मानो जाओगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पहचाने कैसे। आईपीसी में तो इतने 300, 357, 358 सेक्शन बताए गए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि इस बीएनएस में कौन सा फॉल्ट बेस है और कौन सा स्ट्रिक्ट बेस्ड है। तो सिंपल सा फंडा है, दो क्राइम ऐसे हैं, टू, एक किडनैपिंग एंड सेकंड इज रेप, सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये चेंजेस भी आई थी 2012 के बाद, जो दिल्ली में एक निर्भया केस हुआ था ना, उसके बाद ये चेंजेस आई थी। उसके बाद लेजिस्लेचर ने सीधे कर दिया कि भाई एक्टजरिया हुआ है, बाढ़ में जाए मेंजरिया, डायरेक्ट पनिश करो। दूसरा है किडनैपिंग। किडनैपिंग क्यों? उसका कारण है कि मोस्ट ऑफ जो किडनैपिंग होती है बच्चों की होती है, विमेंस की होती है, और इन दोनों को लॉ के अकॉर्डिंग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है। जो चाइल्ड है और वुमेन्स हैं, इन्हें क्या है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है। अगर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो स्टेट की ड्यूटी बनती है सबसे पहले इन्हें प्रोटेक्ट करना। स्टेट की ड्यूटी बनती है सबसे पहले इन्हें प्रोटेक्ट करना। तो उसी प्रोटेक्शन के तहत जे किडनैपी को भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रखा गया है कि सिंपल एक्टजरिया होना जरूरी है, मेंजरिया छोड़ो। जे दिमाग भी आते छोड़ो, एक्टजरिया कर लिया, ओवर एक्ट कर लिया, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। और ये तो चलो हाई बहुत हीनियस क्राइम है, और इट्स मोर देन मर्डर। मर्डर में तो क्या होगा कि एक पर्सन किसी को डेथ कर देगा, ठीक है, बात खत्म। लेकिन ये ऐसे क्राइम है कि जिसमें लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, सोशल स्टिग्मा लगेगा, उसकी आने वाली मैरिज लाइफ बिल्कुल ठीक है ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर जो डिप्रेशन एग्जाइटी रहेगी, सोसाइटी प्रेशर रहेगा। मीन्स कि इन चीज़ों को देखकर ही इसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रखा गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बेसिक डिस्कशन, थोड़ी सी छोटी सी बेसिक डिस्कशन है। अगर हम बिल्कुल डीपली करने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम इसके ऊपर ही लग जाएगा, स्पेशली 2 घंटे। तो लेकिन हम अपने पेपर पर्सपेक्टिव इसे अब करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हमने करना है सेक्शन 104। 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। मैं सबसे पहले जे सेक्शन करने से पहले, अगर तो आपके पास आईपीसी का वेयर एक्ट है, पुरानी आईपीसी का, तो मैं आपको जरूर बोलूँगा कि वो सेक्शन आप जरूर पढ़ना। वो सेक्शन था 303, 303 था। मैं आपको एक बार उसकी लैंग्वेज, चलो मेरे नोट्स में है, मैं आपको वहाँ से पढ़ाता हूँ, 1 मिनट देना ही। चलिए, वहाँ पर जो लैंग्वेज थी 303 की जे थी, सॉरी वहाँ पर जो लैंग्वेज थी 303 की वो ये थी, whoever being under sentence of imprisonment of life commits murder shall punish with death। पहले जो सेक्शन 303 था उसमें सिंपल बोला गया था कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन को लाइफ कन्विक्शन हुई है,
लाइफ सेंटेंस मिली है और वो उस सेंटेंस के दौरान किसी का मर्डर कर देता है तो डायरेक्ट उसे क्या है, डेथ पेनल्टी दे दो। मीन्स कि कोई ट्रायल नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, डायरेक्ट उसे क्या है, डेथ सेंटेंस मीन्स कि फांसी दे दो। कौन से पर्सन को, जिसे ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हुआ है और वो मर्डर कमिट कर देता है। और इसमें मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये केस था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसका कारण क्या था, यही था कि अगर भाई उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलना, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, तो वो अगेंस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं है। चलो ठीक है, माना उस पर्सन ने ऑलरेडी पहले गलती की है, पहले वो अंडर लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे चल रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मर्डर कर देगा तो आप डायरेक्टली उसे डेथ सेंटेंस दे दो। मीन्स कि 303 एक ऐसा सेक्शन था जहां पर ये इंश्योरेंस थी कि आपको डेथ सेंटेंस मिलेगी ही मिलेगी। आप अंडर लाइफ सेंटेंस हो, आपने मर्डर कर दिया, डायरेक्ट आपको डेथ सेंटेंस मिल जाएगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जे केस का नाम है, आप जॉर्डन कर लाना, डायरेक्ट इस केस को, सॉरी सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था तो फिर बीएनएस में 104 को क्यों ऐड किया। मीन्स कि जो सेक्शन वहां पर रिपील्ड हो चुका है दैट मीन्स वो जहां पर नहीं आएगा। जैसे अडल्ट्री था, वहां पर 497 अडल्ट्री रिपील्ड कर दिया, वो बीएनएस में नहीं आया। तो फिर ये सेक्शन 104 क्यों आया। अब मैं आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ाता हूं, अब आपको थोड़ा ये समझ आएगा कि इसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है। Whoever being under sentence of life of imprisonment मीन्स जे वर्डिंग अभी भी सेम है कि अगर कोई पर्सन अंडर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, वो कमिट क्या कर देता है, मर्डर, तो उसे क्या हो सकती है, शैल पनिश्ड विद लाइफ, उसे डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। विच शैल बी मीन्स नेचुरल लाइफ, जहां पर कहने का मतलब है कि उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, वो ट्रायल फेस करेगा, ट्रायल के बाद उसको मर्डर की उसको डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, उसको लाइफ सेंटेंस भी हो सकती है, कंपलसरी नहीं है। जैसे सेक्शन 303 में कंपलसरी था कि अगर कोई पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ लाइफ है, उसने मर्डर कर दिया तो डायरेक्ट डेथ सेंटेंस, वो चीज 104 में नहीं है। जहां पर डायरेक्शन है, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में केस फाइल करेगा, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल फॉलो होगा, एडवोकेट उसका पक्ष रखेगा। अगर उसने ड्यूरिंग अंडर ट्रायल ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ की है तो कोर्ट अकॉर्डिंग जहां तो उसे डेथ सेंटेंस सुना देगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, वो आगे पढ़ेंगे हम, मर्डर के साथ चलता है जहां पर डेथ सेंटेंस दी जाती है, रेयर ऑफ रेयर केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आता है। और या फिर कोर्ट क्या करेगा, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा, लेकिन वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन सी होगी, रिमाइंडर ऑफ दैट नेचुरल लाइफ। नेचुरल लाइफ मीन्स कि जब तक उस बंदे में सांस चलेंगे वो जेल में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, फिर वो जेल में ही रहेगा, जेल के बाहर एक सांस नहीं ले सकता। ये डिफरेंस है सेक्शन 303 एंड अब जो ऐड किया गया है सेक्शन 104 में। ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं कि अगर भाई वहां पर सेक्शन रिपील्ड कर दिया था तो जहां पर क्या जरूरत पड़ी, जहां पर अब ये एक जिसे बोलते हैं डायरेक्टरी है, रेकमेंडेबल है, आप कोर्ट में जा सकते हो, ट्रायल फेस कर सकते हो। अगर आप माना कि आपने मर्डर किया है तो फिर आपको डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, आपको आगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है नेचुरल लाइफ के लिए। ठीक है, ये था सेक्शन 104। अब उसके बाद है सेक्शन 102। जे अगर हम आईपीसी की बात करें तो वहां पर ये सेक्शन था 301, मैलिस बोलते हैं। अब मैलिस क्या है मैं आपको समझाता हूं।
कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन, मीन्स कि ऐसे पर्सन की डेथ कर दी, कौन सा, अदर देन पर्सन हुज डेथ वॉज अटेंडेड, मीन्स कि जिसकी डेथ करनी थी उसकी नहीं हुई, किसी और पर्सन की कर दी। अदर देन पर्सन हुज डेथ वॉज अटेंडेड, मीन्स कि जिसकी डेथ के लिए अटेंशन थी, गिल्टी माइंड था, उसकी डेथ नहीं हुई, किसी और की कर दी। अब मैं बताता हूं इसका कारण क्या है। मान लीजिए ए है, जे ऐसे मान लीजिए ट्री है जहां पर, तो ए ने जहां से शूट करना था बी को, जहां पर ट्री था और उसे अच्छे से दिखा नहीं, उसने क्या किया, बी की बजाय इसके पीछे ही सी खड़ा था, इसने सी को शूट कर दिया, और सी की क्या होगी, डेथ होगी, सी की क्या होगी, डेथ होगी। लेकिन डेथ करनी किसकी थी, बी की, लेकिन डेथ हो किसकी गई, सी की। ठीक है जी, तो डेथ हो किसकी गई, सी की, मीन्स की कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग ऑफ डेथ, कॉजिंग ऑफ डेथ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज अटेंडेड, मीन्स की जो ए ने क्या था, जो ए ने एक्ट किया था किसके ऊपर किया था, बी के ऊपर, गिल्टी माइंड किसके ऊपर था, बी के ऊपर। ठीक है जी, तो लेकिन वो हुआ क्या, डेथ तो बी की हुई नहीं, डेथ किसकी होगी, सी की। तो अब क्वेश्चन इज कि जो ए ने सी का मर्डर किया है, क्या वो मर्डर में फॉल करेगा, क्वेश्चन इज क्या वो मर्डर में फॉल करेगा। क्योंकि अभी तो हमने ये बोला कि किसी पर्सन की डेथ के लिए एक्टजरिया भी चाहिए, मेंजरिया भी चाहिए, क्योंकि जो फॉल्ट बेस में आएगा, स्ट्रिक्ट में आएगा नहीं, ना किडनैपिंग है ना रेप है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसे बोलते हैं मैलिस, मीन्स की मेंजरिया शिफ्टिंग, गिल्टी माइंड शिफ्टिंग, या ट्रांसफर ऑफ गिल्ट माइंड, ट्रांसफर ऑफ गिल्ट माइंड, मीन्स कि अगर मान लीजिए बी की बजाय उसने सी को हिट कर दिया, तो ये माना जाएगा कि जो इसका गिल्टी माइंड बी के लिए था, ये शिफ्ट होके सी के लिए चला गया। ऐसा नहीं है कि ए ने सी को मार दिया और ऐसे छोड़ देंगे, ये लॉ है, किसी को छोड़ता नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, कानून के हाथ लंबे होते हैं। यही कारण है, जब आप ना बीएनएस को पढ़ोगे तो आपने जितनी भी पुरानी बातें सुनी होगी लॉ के लिए, एक एक बात आपको क्लियर होती जाएगी। और ये चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी जितना ज़्यादा आप बीएनएस के अंदर बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने पहले कभी पढ़ी ही नहीं, ये चीज़ तो मैंने पहले कभी की ही नहीं। जितने ज़्यादा केस लॉ करते जाओगे, जितना ज़्यादा आगे आगे नई चीज़ों पर फोकस करते जाओगे, ऐसे लगेगा कि बीएनएस सच में कमाल है। जो आने वाला हाई कोर्ट के एडवोकेट जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, वो क्यों इतने नॉलेजेबल है, यही कारण है। ठीक है जी, चलो अब एक बार इसकी जो है वो लैंग्वेज कर लेते हैं। सॉरी, ये क्या आ गया, बस 1 सेकंड का टाइम देना है प्लीज। चलिए, इफ ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही अटेंड एंड नॉलेज, अटेंड मीन्स अटेंशन प्लस नॉलेज, अटेंशन एंड नॉलेज मिलके क्या बनती है, मेंजरिया। जे मिलकर क्या बनती है, अटेंशन एंड नॉलेज मिलके क्या बनेगी, मेंजरिया। टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, मीन्स की डेथ करनी से किसकी, बी की। एंड कमिट कल्पेबल होमिसाइड बाय द डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ इज नाइदर अटेंड, मीन्स की सी के लिए तो उसकी अटेंशन नहीं थी, नॉर नॉलेज, ना ही उसे पता था कि सी बैकग्राउंड में खड़ा है। टू बी लाइकली टू कॉज द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय ऑफेंडर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विच इट वुड हैव बीन इफ he had caused the death of person whose death he attended, means की बी जिसके लिए उसने अटेंशन है नॉलेज की थी, न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली कॉज, ये माना जाएगा कि सेम वो जो मेंजरिया था वो शिफ्ट हो गया सी के ऊपर। और इस जो स्टेटमेंट है, इस टर्म को हम नाम देते हैं मैलिस का, शिफ्टिंग ऑफ मेंजरिया, इसको हम बोलते हैं मैलिस। मीन्स कि जो बी के ऊपर मेंजरिया था वो क्या हुआ, वो सी के आगे ट्रांसफर हो गया।
ठीक है जी, वो सी के लिए क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। आगे इसके साथ एक जो जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट चलती है, थ्योरी चलती है, वो शायद मे बी आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। सिलेबस में तो आपके वो नहीं होगी, लेकिन स्टिल मैं आपको वो एक थ्योरी है करवा देता हूँ, आप थोड़ा कर लेना आपकी नॉलेज के लिए, बस 1 सेकंड का टाइम देना। थ्योरी ऑफ सर्कमस्टांसेस उसे बोला जाता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ सर्कमस्टांसेस उसे बोला जाता है। अब जे क्या है उसके बारे में बात करते हैं, प्लीज 1 सेकंड का टाइम देना जी। थ्योरी ऑफ आगे एक थ्योरी है, आपके एग्जामिनेशन में शायद होगी, थ्योरी ऑफ सपोज्ड सर्कमस्टांसेस। थ्योरी ऑफ सपोज्ड सर्कमस्टांसेस मीन्स कि सपोज्ड मीन्स कि नाम से क्लियर है कि कुछ सपोज्ड कर लेना। जैसे मान लीजिए ए है, ये शायद आपको इल्यूस्ट्रेशन एग्जामिनेशन में आ जाए, ए है एंड बी है। ए ने क्या किया, बी को स्लो पॉइजन दे दी, जहाँ उसके फूड में पॉइजनिंग मिला दी, ठीक है, उसकी जो फूड थी उसमें क्या किया, पॉइजनिंग मिला दी। अब बी जो था वो बेहोश की जो स्टेट में वहाँ पर पहुँच गया, तो ए को लगा कि शायद जो बी है, बी की डेथ होगी। मीन्स ऑब्वियसली बात है, आपने पॉइजनिंग दी है तो कुछ ना कुछ तो उससे होगा, बी को भी ऐसा होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बी क्या था, बेहोश हो गया। बी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, बी बेहोश हो गया। तो ए को ऐसे लगा कि शायद बी की डेथ हो गई है। बी को क्या लगा कि इसकी डेथ हो गई है। इनिशियल जो ए की अटेंशन क्या थी कि बी की डेथ करनी है, बी की डेथ करनी है, लेकिन तब डेथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो क्या था, बेहोश था। अब ए ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए ए ने क्या किया, बी को फैन के साथ लटका दिया कि अगर बाद में पुलिस आएगी तो ये लगेगा इसने तो सुसाइड किया है, इसने तो सुसाइड किया है। तो जब ए ने बी को फैन के साथ लटकाया तो बी की हो जाती है डेथ, बी की हो जाती है डेथ। अब क्वेश्चन इज कि क्या जो ए है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा? क्वेश्चन इज कि क्या जो ए है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा? क्योंकि उस टाइम पर क्या देखा जाएगा, एक्टजरिया एंड मेंजरिया। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि ये बीएनएस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर इसका जवाब दे देना, आपको क्या लगता है कि जो ए है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा या फिर उसके ऊपर कोई और सेक्शन लगेगा। और सेक्शन मीन्स कि उसके ऊपर मर्डर नहीं लगेगा। मर्डर ना लगने का कारण क्या है, एक्टजरिया एंड मेंजरिया के बारे में बताना है। बस आप मेरे को व्हाट्सएप पर बता देना, ना होगा फिर मैं आपको अच्छे से वो समझा दूंगा कि उसका कारण क्या, मर्डर लगा है तो क्यों लगा है, अगर नहीं लगेगा तो क्या कारण है। एक बार फिर से स्टेटमेंट सुन लो, ए है एंड बी है। ए की अटेंशन है कि उसने बी की डेथ करनी है, उसने पॉइजनिंग दे दी, फूड में मिला के पॉइजन दे दी, लेकिन बी क्या उस टाइम डेथ नहीं हुई, बी वहां पर बेहोश हो गया। ए को लगा शायद बी की डेथ हो गई है, तो ए ने बी को फैन से लटका दिया कि बाद में सुसाइड लगे।
जब फैन से लटकाया हो तो बी की डेथ होगी उस टाइम पर। अब क्वेश्चन इज कि ए के ऊपर डेथ का लगेगा चार्ज या कोई और लगेगा, बस ये आपने बताना है। और मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ सपोज्ड सर्कमस्टांसेस। तो ये आज के हमारे 2 सेक्शंस जो है ये कंप्लीट है। आज के ये जो हमारे 2 सेक्शंस हैं ना, ये हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट है। ठीक है जी, कल आगे करेंगे क्योंकि इसके बाद जो मर्डर है एंड उसके बाद कल्पेबल होमिसाइड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।